हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं और ये एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितना नंबर ऑफ सिग्नल उनका हमें मिलता है। और हम बता रहे थे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन वो होंगे जिनका सब्स्टिट्यूशन अगर एक ही कार्बन पर प्रेजेंट इन प्रोटॉन्स का सब्स्टिट्यूशन किसी डिफरेंट ग्रुप से करें और उसका हमें केवल एक ही आइसोमर मिलता है तो वो वाले प्रोटॉन्स कहलाते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर आल्सो नोन एज होमोटोपिक प्रोटॉन्स, दैट इज इफ replacing two protons of the same carbon atom with a different group gives the same compound, same one isomer, the proton are also known as homotopic proton or chemically equivalent proton। मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड में इनका जो इंटरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड से वो एक जैसा ही होता है, सेम वे में होता है, दैट इज़ वाई दे गिव्स ओनली one signal in NMR spectra। If replacing two protons of the same carbon atom with a different group gives a pair of enantiomers of the proton, these protons are called as enantiotopic protons। means ये एक कार्बन एटम है, इस पर ये दो प्रोटॉन सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। अगर इनका सब्स्टिट्यूशन हम किसी एक डिफरेंट ग्रुप से करते हैं और ये हमें दो आइसोमर मिलते हैं जो एक दूसरे के एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर मीन्स ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर इस तरह का कंपाउंड है तो वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही सिग्नल देगा, मतलब ये CH2 का हमको एक ही जो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं वो प्रोटॉन एक सिग्नल हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम में देते हैं। लेकिन अगर एक ही कार्बन एटम के दो प्रोटॉन्स, ये सेम कार्बन एटम पर दो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और उनका हम किसी एक डिफरेंट ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करते हैं और वो एक दूसरे के इस तरह एनेंशियोमर ना दे के डाइस्टीरियोमर्स हमको मिलते हैं। डाइस्टीरियोमर्स का मतलब है कि हमने यहाँ पर इस प्रोटॉन को जब एक्स ग्रुप डिफरेंट ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया तो ये वाला आइसोमर मिला और इसको सब्स्टिट्यूट किया इस प्रोटॉन को तो ये वाला आइसोमर मिला। मतलब हमें दो आइसोमर मिले जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रम में अलग अलग, इसका हमें अलग एनएमआर सिग्नल मिलेगा और इसका अलग एनएमआर सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर ये जो दोनों प्रोटॉन है इनका यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग अलग हो गया। ये मैग्नेटिकली अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को फील करते हैं और अलग अलग सिग्नल देते हैं। तो इस तरह से ये जो है विनाइल क्लोराइड हमारे पास है, इसके हमें तीन प्रोटॉन है, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग तरह से फील करेंगे या इनका एनवायरनमेंट मैग्नेटिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसलिए इसके तीन सिग्नल जो क्लोरोईथीन है इसके एनएमआर स्पेक्ट्रम में 1, 2 और 3 तीन अलग अलग प्रोटॉन के कारण तीन सिग्नल मिलेंगे। इसी तरह का एक और कंपाउंड है, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल क्या होता है? CH3C OH H and CH2 CH3 सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। अगर ये कंपाउंड है और इसमें हम H का सब्स्टिट्यूशन Z से कर देते हैं, सपोज़ इस तरह से हम ये जो एक ही कार्बन एटम पर दो प्रोटॉन प्रेजेंट है इसका सब्स्टिट्यूशन किसी डिफरेंट ग्रुप से करते हैं तो हमें क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से आइसोमर मिल सकते हैं? एक तो यहाँ पर ये Z का सब्स्टिट्यूशन H का सब्स्टिट्यूशन Z से हो गया, या दूसरा आइसोमर कैसे मिल सकता है? CH3COH और इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, इस वाले प्रोटॉन का सब्स्टिट्यूशन Z से हो गया CH3। अब ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स है, मीन्स ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, या ये एक दूसरे पर रखें तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने से ये अलग अलग मैग्नेटिक नेचर हो गया इनका। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग सिग्नल देंगे। तो इससे हमें टोटल कितने सिग्नल मिलेंगे? ये सिंगल वन टाइप ऑफ प्रोटॉन, ये सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटॉन, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ प्रोटॉन, दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटॉन,
एंड दिस इज 5th टाइप ऑफ प्रोटोन जो देते हैं। तो इस तरह से इसके अलग अलग सिग्नल्स हमको मैग्नेटिक फील्ड में मिलेंगे। लाइकवाइज अगर हम जितने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी तरह के इक्विवेलेंट प्रोटोन होंगे, चाहे वो डायस्टीरियोमेरिक टॉपिक प्रोटोन हो, चाहे होमोटॉपिक प्रोटोन हो, एनेंशियोटॉपिक प्रोटोन हो, उतने ही हमको NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल मिलते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल ये डिनोट करता है कि कितने टाइप ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटोन प्रेजेंट है। और ये हमने डिफरेंट एग्जांपल लेके आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिफरेंट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे हमको कितने कितने सिग्नल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, इक्विवेलेंट प्रोटोन के एक जैसे सिग्नल मिलेंगे। सेकंड चीज़ जो हम NMR स्पेक्ट्रम में देखते हैं, जो बेसिकली आज हमें रीड करना है, दैट इज़ पोजीशन ऑफ सिग्नल, या हम कहें केमिकल शिफ्ट, या यूँ कहें कि कितने टाइप के प्रोटोन, जो प्रोटोन है वो उनका टाइप क्या है, मीन्स वो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है, या उन प्रोटॉन्स के एडजेसेंट कार्बन एटम पर दूसरे कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल ये बताता है कि जो प्रोटॉन सिग्नल दे रहे हैं NMR स्पेक्ट्रम में उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस पोजीशन पर सिग्नल दे रहे हैं। और पोजीशन ऑफ सिग्नल का मतलब है कि हमारे कोई ना कोई एक स्केल होगी जिसको हम NMR स्केल कहते हैं। इस स्केल पर वो किस जगह पर सिग्नल दे रहे हैं, दैट इज़ नोन एज पोजीशन ऑफ सिग्नल। NMR जो स्केल होती है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं, उसकी यूनिट ppm होती है। और ये दो स्केल हम जनरली यूज़ करते हैं, एक डेल स्केल और दूसरा टॉ स्केल, डेल स्केल एंड टॉ स्केल। और ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम इस साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, हायर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पर जो सिग्नल देगा उसको हम ज़ीरो डेल वैल्यू मान लेते हैं। ज़ीरो डेल वैल्यू, 0 ppm डेल वैल्यू, इसका मतलब ये हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड है। और जनरली हम एक रेफरेंस कंपाउंड यूज़ करते हैं इसके लिए, TMS, टेट्रा मिथाइल सीलेन। अभी आपको बताएंगे कि TMS जो है उसको रेफरेंस कंपाउंड क्यों यूज़ करते हैं, या ये एकदम एक्सट्रीम पर या हायर मैग्नेटिक फील्ड पर सिग्नल TMS क्यों देता है। तो TMS जहाँ पर भी सिग्नल देगा दैट विल बी हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम कहते हैं अप फील्ड, हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड या अप फील्ड। इसके बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 ये डाउन फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो इस साइड ये कहलाता है डाउन फील्ड। तो अगर हम NMR स्केल में मैग्नेटिक फील्ड की डेल स्केल को यूज़ कर रहे हैं तो दिस विल बी 0 1 2 3 4, 0 विल बी अप फील्ड एंड इधर 10 11 दिस विल बी डाउन फील्ड। अगर हम टॉ स्केल यूज़ करते हैं, टॉ स्केल में जो मैक्सिमम अप फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 10 ppm, ये अप फील्ड है। और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये डाउन फील्ड है। उसी तरह से इस साइड चाहे वो डेल स्केल हो चाहे टॉ स्केल हो, दोनों ही अप फील्ड है और ये वाले दोनों डाउन फील्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में डाउन फील्ड है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, और ये एक दूसरे में चेंज भी हो सकते हैं। टॉ इज इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सिग्नल 4 ppm पर आ रहा है या 6 ppm उसकी है वैल्यू, अगर हमें मान लीजिए ये कहें कि कोई एक कंपाउंड है जो 6 ppm डेल वैल्यू पर हमें सिग्नल देता है, तो इसकी टॉ वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो उसके लिए टॉ इज इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल। तो 10 माइनस डेल वैल्यू 6 ppm दे रखी है, तो टॉ वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ppm। दिस वी कैन कैलकुलेट। तो
ये हो गई एनएमआर की स्केल, एनएमआर स्पेक्ट्रम की स्केल, डेल वैल्यू या टॉ वैल्यू। जनरली हम डेल वैल्यू ही यूज़ करते हैं, मीन्स ज़ीरो जो पीपीएम होगा दैट विल बी हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड या अप फील्ड, या टीएमएस जो सिग्नल देता है वो ज़ीरो पर देता है। अब ये जो सिग्नल्स होते हैं ये अप फील्ड या डाउन फील्ड में कहाँ पर देते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन जो सिग्नल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सिग्नल देते हैं वो जनरली 0 to 10 ppm के बीच में सारे प्रोटॉन्स जितने भी हैं वो मैक्सिमम इसके बीच में सिग्नल्स दे देते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पर सिग्नल देंगे उसके लिए एक वैल्यू है जिसको आप बुक में देख सकते हो। ये जो है जैसे साइक्लोप्रोपेन के जो प्रोटॉन्स होते हैं इस तरह से साइक्लोप्रोपेन CH2 CH2 CH2, इसके ये जो सारे प्रोटॉन्स हैं H2 6 प्रोटॉन हो गए, इक्विवेलेंट नेचर के हैं। कितने सिग्नल मिलेंगे इससे एनएमआर स्पेक्ट्रम में, क्योंकि 6 प्रोटॉन साइक्लोप्रोपेन में इक्विवेलेंट नेचर के हैं तो एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक सिग्नल मिलेगा। और ये सिग्नल जो स्केल है आपका डेल वैल्यू एनएमआर स्पेक्ट्रम की स्केल है उसमें 0.2 ppm पर, यहाँ पर 0 है और ये 0.2 ppm पर सिग्नल देते हैं, मीन्स अप फील्ड में सिग्नल मिलेगा इनका। लाइकवाइज अगर एल्किल टाइप ऑफ प्रोटॉन है मीन्स RCH3, ये वाले जो प्रोटॉन है CH3 टाइप ऑफ प्रोटॉन है, ये 0.8 से 1 के आसपास इतना ppm पर डेल वैल्यू में इनका सिग्नल आता है। सेकेंडरी जो प्रोटॉन होते हैं RCH2R, ये वाले सेकेंडरी प्रोटॉन हो गए, ये जो सिग्नल देते हैं 1.2 से 1.4 डेल वैल्यू के बीच में देते हैं। टर्शरी टाइप ऑफ प्रोटॉन मीन्स R3CH, ये CH टाइप ऑफ प्रोटॉन अगर कहीं पर होंगे तो इनका जो वैल्यू होती है 1.4 से 1.7 के बीच में, और इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट पोजीशंस पर सिग्नल देते हैं। अब ये अलग अलग जगह पर सिग्नल क्यों दे रहे हैं, दिस डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर शील्डिंग एंड न्यूक्लियर डी शील्डिंग। ये क्या होती है शील्डिंग और डी शील्डिंग, कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसका प्रोटॉन या तो CH बॉन्ड से इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, इस तरह से ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये प्रोटॉन अगर कहीं पर सिग्नल दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो B0 है उसको फील कर रहे हैं, और उसको जहाँ पर भी ये फील करेंगे वहाँ पर ये सिग्नल दे देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। बट होता क्या है कि ये जो प्रोटॉन है इसके चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं, उनका भी एक स्पिन होता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का। या अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का भी एक रोटेशन होगा। तो किसी भी प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्पिनिंग बॉडी है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इन इलेक्ट्रॉन्स का भी एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। ऑन इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0, सो मैग्नेटिक फील्ड बाय प्रोटॉन इज लेस देन द B0। जैसे अगर हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और वो इसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B0 है, प्रोटॉन्स इस B0 को फील करके यहाँ पर सिग्नल दे रहे हैं, पर उस प्रोटॉन के चारों तरफ कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। मीन्स अगर मान लीजिए उसने इतना यहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी, इसने कुछ अपोज किया तो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और हमें ये इसी पर सिग्नल देगा। मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, जितना इसने अपोज करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम किया है उतना ही हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, तब ये यहाँ पर
सिग्नल देगा। अदरवाइज जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो गया। पहले इतना मैग्नेटिक फील्ड था, इसने इतना अपोज किया तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी ताकि वो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रेंथ हो जाए और ये वाले प्रोटॉन सिग्नल दे दे, क्योंकि वो B0 पर सिग्नल दे रहे थे। तो इस तरह के प्रोटॉन जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, जो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। और फिर ये किस मैग्नेटिक फील्ड को जहाँ पर फील करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने इसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया। तो अगर कोई प्रोटॉन इस तरह के हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडेड है या इलेक्ट्रॉन्स ने इनको शील्ड किया हुआ है, या किसी प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स ये प्रोटॉन कहलाएगा शील्डेड प्रोटॉन। शील्डेड प्रोटॉन जो होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो शील्डेड जो प्रोटॉन होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, मीन्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। या यूँ कहें कि ये यहाँ पर अगर इस पर इलेक्ट्रॉन शील्डेड नहीं थे तो वो यहाँ पर सिग्नल दे रहा था और इलेक्ट्रॉन्स ने इसको कवर कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। इसका मतलब इसका अपफील्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो अपफील्ड शिफ्टिंग क्या होगी? जब भी किन्हीं प्रोटॉन्स जो है उनकी शील्डिंग हो जाती है, अगर प्रोटॉन शील्डेड है तो उनका अपफील्ड शिफ्ट हो जाएगा। लाइकवाइज कुछ एक ऐसे प्रोटॉन्स है जो जिनमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सपोज हमारे पास इस तरह से है CH, बेंजीन का स्ट्रक्चर है CH CH CH, और इस तरह से ये बेंजीन में है। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह से जो बेंजीन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो रहे होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ रखा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डीलोकलाइज्ड कंडीशन में होते हैं। तो इनका जो स्ट्रीम होगा, जो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड से ये प्रोटॉन आउटर एरिया में है। इसका मतलब इनकी डीशील्डिंग हो रही है, ये इससे इफेक्टेड नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ पर सिग्नल देंगे? डाउन फील्ड में, लोअर मैग्नेटिक फील्ड में ये सिग्नल दे देंगे। या इसको हम और इजीली इस तरह भी समझ सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड है CH3CH2Cl। यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में, आप पहले ये बताइए इसके कितने सिग्नल मिलेंगे? 2 सिग्नल हैं, 2 तरह के प्रोटॉन हैं तो 2 सिग्नल हमको मिल रहे हैं। एक तो ये वाला सिग्नल है और दूसरा ये वाला सिग्नल, ये 0 डेल वैल्यू है और इस साइड 10 डेल वैल्यू है। मीन्स ये अप फील्ड है और ये डाउन फील्ड है। यहाँ पर इधर डाउन फील्ड में सिग्नल दे रहे हैं। तो ये वाले जो प्रोटॉन है जो हमें सिग्नल दे रहे हैं, इससे एडजेसेंट क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, जिसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है ये। अगर CH3 हम इस तरह से इसको लिखें Cl, तो Cl का नेचर क्या है? वो इनमें से ये पाई बॉन्ड के ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है, इन इलेक्ट्रॉन से इसकी डीशील्डिंग हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन, अगर यहाँ पर क्लोरीन नहीं होता तो सपोज़ वो यहाँ पर सिग्नल दे रहे थे, लेकिन इन्होंने इसकी डीशील्डिंग कर दी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर दी, तो वो जहाँ भी सिग्नल दे रहे थे उससे कम मैग्नेटिक फील्ड पर सिग्नल देंगे। और दूसरे वाले जो प्रोटॉन है, इससे चूँकि Cl ग्रुप दूर है तो इसकी डीशील्डिंग कम होगी, तो ये थोड़े से अप फील्ड में सिग्नल देंगे। मतलब यहाँ पर हमें जो 2 सिग्नल मिल रहे हैं उसमें ये जो प्रोटॉन है ये शील्डेड प्रोटॉन है,
कंपैरेटिवली CH2 के, और CH2 के प्रोटॉन कंपैरेटिवली इसके डीशिल्डेड प्रोटॉन है, या इसमें क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये दोनों सिग्नल यहाँ पर, ये वाला जो ए सिग्नल है ये कौन से प्रोटॉन्स का होगा? दिस विल बी शील्डेड प्रोटॉन, CH3 टाइप ऑफ प्रोटॉन। 1 डिग्री प्रोटॉन जो है वो अप फील्ड में, क्योंकि इनकी शील्डिंग ज़्यादा है और इनकी शील्डिंग कम है, क्योंकि ये डी शील्ड हो गए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से। तो ये वाला जो सिग्नल मिलेगा ये CH2 टाइप ऑफ प्रोटॉन का मिलेगा। मीन्स प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है? जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से शील्डेड होते हैं वो अप फील्ड में सिग्नल देते हैं, और जो डी शील्डेड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है वो डाउन फील्ड में सिग्नल देंगे। क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो अपोज करने वाले इलेक्ट्रॉन थे उसको इन्होंने ले लिया, तो वो कम पर ही सिग्नल दे देंगे। डाउन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी तभी सिग्नल दे देंगे। तो डी शील्डिंग से डाउन फील्ड में सिग्नल देते हैं, और अगर शील्डिंग हो रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको, या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा इसको घेरे हुए हैं, वो अपोज कर रहे हैं, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम कर देंगे। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, मतलब अप फील्ड में सिग्नल देंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट जो होता है, या this depends on nuclear shielding and deshielding. Protons which are shielded they gives in up field shift सिग्नल जो देते हैं वो अप फील्ड में देते हैं, और जो डीशील्डेड होते हैं वो डाउन फील्ड में शिफ्ट सिग्नल देते हैं। लाइकवाइज हमने आपको बताया था कि जो TMS है टेट्रा मिथाइल सीलेन, सीलेन में 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, टेट्रा मिथाइल सीलेन। ये जो कंपाउंड है इसमें जो सीलेन है, एक तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम है, इससे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करता है। कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव सीलेन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम है। फिर कार्बन पर ये जो 3 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, इनकी डीशील्डिंग, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं ले रहा है, इसकी डीशील्डिंग नहीं हो रही है, मीन्स ये मैक्सिमम शील्डेड प्रोटॉन है। तो टेट्रा मिथाइल सीलेन के जो प्रोटॉन्स होते हैं दीज आर मैक्सिमम शील्डेड प्रोटॉन। और आपको पता है जिन प्रोटॉन्स की शील्डिंग है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, वो अप फील्ड में सिग्नल देते हैं, मतलब डेल वैल्यू जहाँ पर 0 होगी वहाँ पर ये सिग्नल देंगे। और इसमें 12 प्रोटॉन हैं, 3, 6, 9 और 12 प्रोटॉन हैं जो कि इक्विवेलेंट नेचर के हैं, मतलब हमें केवल एक सिग्नल मिलेगा। NMR स्पेक्ट्रम में केवल एक सिग्नल मिलता है। तो टेट्रा मिथाइल सीलेन को हम एज ए रेफरेंस कंपाउंड यूज़ करते हैं NMR स्पेक्ट्रम में, और ये जहाँ पर भी सिग्नल देते हैं उसको हम 0 डेल वैल्यू मान लेते हैं। तो TMS को रेफरेंस कंपाउंड, एक्सटर्नल रेफरेंस कंपाउंड के रूप में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो है, एक तो ये केमिकली इनर्ट कंपाउंड है, ये किसी से जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है, मैग्नेटिकली ये आइसोट्रॉपिक है, और वोलाटाइल इन नेचर होता है। मतलब रिएक्शन के अगर हम NMR स्पेक्ट्रम ले लेते हैं तो ये, इसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री केल्विन होता है, तो ये वोलाटाइल कंपाउंड है, और जनरली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनमें सॉल्युबल होता है। और इसका एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 12 इक्विवेलेंट नेचर के प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है इसका अप फील्ड में। सिग्नल जो मिलता है वो अप फील्ड में मिलता है। बाकी जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनसे मैक्सिमम शील्डेड प्रोटॉन है और इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, सो इट गिव्स इन 0 डेल वैल्यू सिग्नल। और TMS को इसलिए हम रेफरेंस कंपाउंड के रूप में यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल रेफरेंस कंपाउंड है। तो ये जहाँ भी सिग्नल देगा उसकी डेल वैल्यू हो जाएगी शील्डिंग एंड डीशील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन। नेक्स्ट जो है वो हम ये देखते हैं कि इनका ये जो प्रोटॉन्स हैं, जो इनकी सिग्नल मिलता है, इनको हम, एक तो हमने ये देखा कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, कितने तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। दूसरा हमने ये देखा कि ये कहाँ कहाँ पर सिग्नल देते हैं, इनका डिपेंड करता है कि इनकी शील्डिंग और डीशील्डिंग कितनी हो रही है। और इस शील्डिंग और डीशील्डिंग को हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई प्रोटॉन्स
जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स से घिरे हुए हैं, तो उनकी शील्डिंग या डीशील्डिंग कितनी हो रही है। सपोज़ इस तरह का कोई कंपाउंड है, ये हमें एक एनएमआर स्पेक्ट्रम में यहाँ पर सिग्नल दे रहा है, ये वाले जो प्रोटॉन है, क्योंकि इसमें डीशील्डिंग करने के लिए Cl क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर इसी की जगह ये दूसरा कंपाउंड होता RCH2R, इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कि से ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन से और ज़्यादा शील्डेड हो जाएंगे तो ये अप फील्ड में डेल वैल्यू 0 की तरफ या अप फील्ड में सिग्नल देंगे, और जिसकी डी शील्डिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, वो डाउन फील्ड में शिफ्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड था वो कम हो गया, मतलब अपोज जो कर रहा था वो नहीं कर रहा, तो ये कम मैग्नेटिक फील्ड में ही सिग्नल दे देंगे। जबकि यहाँ पर ये इन इलेक्ट्रॉन से शील्डेड हो गया, मीन्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो गई, वो इसको कम कर देंगे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तो वो अप फील्ड में सिग्नल देते हैं। लाइकवाइज कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स से शील्डेड होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको बताया था बेंजीन है, उसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पाई बॉन्ड के, ये डीलोकेलाइज्ड होते हैं, और इस डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से इन प्रोटॉन्स की जो पोजीशन है वो डीशील्डेड होती है। इनका जो रिंग करंट होता है उससे ये डीशील्डेड रहते हैं, और डीशील्डेड होते हैं मीन्स डाउन फील्ड सिग्नल देते हैं। लाइकवाइज अगर हमारे पास एसिटिलीन है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है, इसमें ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, तो इसका जो रिंग करंट होगा वो इस तरह से इसमें रिंग करंट क्रिएट होगा, और वो उस रिंग करंट से ये वाले जो प्रोटॉन है ये शील्डेड हो गए। और शील्डेड प्रोटॉन आपको पता है कि जिसकी शील्डिंग हो जाती है वो अप फील्ड शिफ्ट देते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 का ये अपोज करेंगे, इनकी शील्डिंग हो गई, तो B0 को ये अपोज करने वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो इनका अप फील्ड शिफ्ट हो गया। आपको हमने शुरू में बताया था कि जो 1 डिग्री प्रोटॉन होते हैं, CH3 टाइप ऑफ प्रोटॉन होते हैं, वो 0.2 डेल वैल्यू के आसपास सिग्नल देते हैं, 0.8 से 1 ppm डेल वैल्यू के आसपास सिग्नल देते हैं। उससे हायर फील्ड में CH2 टाइप के प्रोटॉन, और उससे भी हायर डायरेक्शन में CH टाइप के, मतलब टर्शरी जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सिग्नल देते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हमें 3 पोजीशन डेल वैल्यू में मिल रही है, तो ये वाले जो मैक्सिमम शील्डेड प्रोटॉन है ये यहाँ पर सिग्नल देंगे, सेकेंड टाइप के प्रोटॉन ये सिग्नल देंगे, और थर्ड टाइप के प्रोटॉन यहाँ पर सिग्नल देंगे। ये हमने देखा था। लेकिन अगर हमारे पास एसिटिलीन टाइप ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये इससे जो CH है उनको यहाँ पर सिग्नल देना चाहिए, लेकिन वो इससे भी पहले यहाँ सिग्नल देते हैं। कारण क्योंकि इनकी शील्डिंग हो गई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके कारण इन प्रोटॉन्स की शील्डिंग होने से ये अप फील्ड में अप फील्ड शिफ्ट शो करते हैं और यहाँ पर सिग्नल देते हैं। तो ये था शील्डिंग, डी शील्डिंग, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, शील्डिंग डी शील्डिंग क्या होती है, और पोजीशन ऑफ सिग्नल TMS, ये सब आपको हमने बताया। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे दैट इज स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।